इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जोधपुर के कुड़ी थाने में वकील के साथ अभद्र व्यवहार, एसएचओ और रीडर निलंबित, हाईकोर्ट ने की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की सिफारिश। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाया मतदाता डराने का आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले जनता के फैसले का सम्मान हो। हुबली के अशोकनगर पुलिस में गांजा बेचने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 100 ग्राम गांजा जब्त। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर समीक्षा बैठक की, पराली प्रबंध और ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर भी की योजना तैयार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाने में सोमवार को एक अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार के मामले ने विवाद को जन्म दिया। अधिवक्ता भरत सिंह क्लाइंट के साथ बयान देने गए थे और एक कांस्टेबल ने आधार कार्ड मांगते समय वर्दी नहीं पहनी थी। जब अधिवक्ता ने इसका विरोध किया तो थाने के एसएचओ हमीर सिंह ने उन्हें अभद्रता से शिकार बनाया और पुलिस कर्मियों से उन्हें एक कमरे में बंद करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद अधिवक्ता संगठन ने हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान को तलब किया। सुनवाई और 3 घंटे की बैठक के बाद पुलिस कमिश्नर ने घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने के एसएचओ हमीर सिंह और उनके रीडर नरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी सिफारिश की कि पुलिस कर्मियों को जनता, फरियादी और अधिवक्ताओं के साथ उचित व्यवहार के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए। इस कदम के बाद अधिवक्ताओं ने अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच एडीसीपी वेस्ट रोशन मीना जी जो आईपीएस अधिकारी है वो जांच करेंगे और एसएचओ और उनके रीडर को निलंबित किया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाएगी पुलिस कर्मियों को, जिससे कि किस ढंग से हमें लोगों से बातें करनी है, विक्टिम से मिलना है। वो ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस बट विल इंश्योर कि पुलिस कमिश्नरेट में जोधपुर में इसको प्रायोरिटी पे कराया जाए, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, आप परिवार के मुखिया है, आदर्श थाने में इस तरह की घटनाएं होती है जो इसकी जांच ऑलरेडी एक आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं, तो उसके पहले मुझे कहना कोई उचित नहीं होगा, परंतु जो प्राइमा फेसी जो तथ्य आए हैं और ये मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी है, इसमें 2 लोगों को हमने सस्पेंड किया है और जो भी रिपोर्ट में तथ्य आएंगे डेफिनेटली हम उसको पॉजिटिवली लेकर के उस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में कोई ऐसा मौका नहीं आने देंगे जिससे कि कोई ऐसा व्यतिक्रम रहे और पुलिस और प्रशासन और जो वकीलों के बीच में कोई ऐसी बात आए। थैंक यू। कल रात को पुलिस थाना कुड़ी में एक अधिवक्ता और महिला अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और इसी के बीच सभी अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित रहे और यहाँ धरना दिया। ऐसा व्यवहार अधिवक्ता के साथ साथ किसी भी आम जनता के साथ ना हो, ऐसी दुर्घटना जो इनके साथ हुई है वो किसी भी महिला अधिवक्ता या महिलाओं के साथ ना हो, इसके खातिर सभी अधिवक्तागण आज इस थाने में धरना दे के खड़े रहे और अपनी न्याय की पुकार करते रहे और इसी के साथ साथ हमने एकता बना रखी है कि कोई भी
चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे आम जनता हो, चाहे वकील हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करे जैसा कल किया गया था। जय हिंद। पिंकी गोस्वामी। से जो चल रहा था उसमें वकीलों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसकी माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने संज्ञान लेते हुए उस पर रिपोर्ट पूरी एक जजमेंट दिया। उसके अनुरूप उसकी कार्रवाई करते हुए कमिश्नर साहब ने डीजीपी की सैंक्शन लेके दोनों अधिकारियों को तत्काल बर्बाद से सस्पेंड कर दिया। ये हमारी मांग थी। एमसीडी उपचुनाव में आप और बीजेपी के बीच मुकाबला काफी रोचक रहा। दिल्ली के 9 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का दबदबा था। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों ने चुनाव के दौरान जनता से कहा कि अगर आप जीतती है तो उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से और ऑन रिकॉर्ड कहा। भारद्वाज ने इसे दिल्ली सरकार की 10 महीने की एंटी इनकम्बेंसी से जोड़कर बताया और कहा कि जनता इसका असर चुनाव में देख रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी का फोकस जनता की भलाई और स्थानीय मुद्दों पर काम करना है। उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सक्रिय रूप से हिस्सा लेने और सही प्रतिनिधि चुनने का आग्रह किया। देखिए, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी और ये वो सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन के अंदर वार्डों को कार्व आउट करके अपने लिए सीटें बनाई थी। आज मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है और इनके बड़े बड़े सांसद गली गली जाके कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद को जिताया तो हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड कहा है इनके सांसदों ने कि हम उन्हें काम नहीं करने देंगे। उसके बावजूद 10 महीने की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी आज सारे देश के सामने है। परसों अखबारों में छपा था कि ये पहला लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार का, 4 इंजन की सरकार का, और इनकी सीटों की गिनती एक्चुअली तो 9 से घटकर 6 हो गई है। अशोक विहार सीट तो आम आदमी पार्टी जीती थी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डिक्लेयर हो गया और फिर कह रहे हैं कि हमने वोटों की दोबारा गिनती करी। अरे भैया, जो कागज का बैलेट होता है, पेपर बैलेट होता है, उसकी दोबारा गिनती कराई जा सकती है कि कोई इक्का दुक्का रह तो नहीं गया। जहां ईवीएम का काउंट है, जहां ईवीएम के ऊपर बटन दबा के ईवीएम बता देता है किस पार्टी को कितना वोट मिला, आपको तो बस उसको जमा घटा करना है। आप बताइए कि कौन सी सीट के अंदर बदलाव आ गया, कौन से बूथ के अंदर ईवीएम ने दोबारा से नया रिजल्ट दे दिया। ऐसा क्या संभव है क्या कि अगर एक बार ईवीएम ने बोल दिया आम आदमी पार्टी को 100 मिले, भाजपा को 80 मिले, क्या आप दोबारा बटन दबा के उससे बदलवा सकते हैं उसको? वो संभव कैसे है कि ईवीएम के रिकाउंट के अंदर आप किसी पार्टी को हरा के दूसरी पार्टी को जिता दें? तो इतने छोटे स्तर के इलेक्शन में जिसमें मेयर भारतीय जनता पार्टी का, ये हम तो मेयर का चुनाव ही नहीं लड़े, ना हम लड़ेंगे, कोई मारामारी नहीं है, तब भी अगर आप बेईमानी से सीट जिताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानी के आखिरी स्तर तक उतर आई है। ये तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। इसके अंदर अगर आप बेईमानी पे उतर आए हैं तो पूरे देश में जो संदेश जा रहा है वो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो खुल्लम खुल्ला बेईमानी पे उतर आए हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया और कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे, दूसरी पार्टी से कोई आ रहा हो, चाहे वो कितना ही मजबूत आदमी ना हो, हम अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। और कई सीटों पर हमें अपने कार्यकर्ता को लड़ाने की वजह से लंबा संघर्ष करना पड़ा। कार्यकर्ता गरीब था, उसके लिए हमारे पार्षदों ने चंदा किया, हमारे विधायकों ने चंदा किया और उसको लड़ाया। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाकर हमने 3 से अपनी सीटों को 4 किया। अब बेईमानी से इसको 3 कह दें बात अलग है, मगर एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की साख अब दिल्ली में गिर रही है और ये इसी तरह गिरेगी और जनता बहुत जल्द जब भी चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी। लेकिन आपके बरकरार है, लेकिन वो सीटें जो आपके पास पहले थी वो कुछ सीटें थोड़ा बहुत तो देखो अदला बदलाव क्यों, क्योंकि हम
भारतीय जनता पार्टी के पास एक टेस्ट था दिचाऊ में। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम परिवार में टिकट नहीं देंगे, हम कार्यकर्ता को देंगे, और उनको परिवारवाद के सामने झुकना पड़ गया दिचाऊ में, और उन्होंने परिवारवाद में टिकट दी। हमारे पास भी ये मौका आया, हमारे पास कई सीटों पे दबाव आया कि दूसरी पार्टी से एक मजबूत आदमी आ रहा है, उसको टिकट दे दो। हमने नहीं दिया, हमने अपने कार्यकर्ता को लड़ाया। हमारे पास ये भी आया कि अपनी पार्टी का आदमी एमएलए अपने मामू को लड़ाना चाहता है, हमने नहीं दिया टिकट। हमने कहा सीट हार जाएंगे मगर हम अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। तो बड़ी खुशी है मुझे अरविंद केजरीवाल जी के इस फैसले पर कि वो अपने गरीब कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे, और उन्होंने कहा कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं होगा तो पार्टी चुनाव लड़ाएगी। मगर हुबली के अशोकनगर पुलिस ने सुल्ला रोड पर गांजा बेचने की सूचना के आधार पर विशेष कार्रवाई की। कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो गैर कानूनी तरीके से शहर में गांजा बेच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल कादिर, मनोज कुमार, उमर विक्रांत कुमार और अजहर काजी के रूप में हुई है। सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 100 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी स्थानीय बाजार में कीमत का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस ने अशोकनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जांच का दायरा बढ़कर यह पता लगाया जा रहा है कि ये गिरोह शहर में किस तरह से मादक पदार्थ बेच रहा था। अशोकनगर पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी तरह के गैर कानूनी काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು। 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು 1 kg ಏನೋ ಗಾಂಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ DCP ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇರ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदूषण के प्रमुख कारणों और रोकथाम के उपायों पर चर्चा हुई। मंत्री यादव ने कहा कि दिल्ली में धूल का सबसे बड़ा कारण सड़क पर मौजूद गड्ढे और ट्रैफिक है। इसी क्रम में 61 ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इसके साथ ही CAQM गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाएगा। यह समिति प्रदूषण पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए ठोस सुझाव तैयार करेगी। भूपेंद्र यादव ने बताया कि दिसंबर में गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव के साथ बैठकें होंगी। वहीं पराली जलाने की समस्या को देखते हुए हरियाणा और पंजाब के साथ पराली प्रबंधन की 1 वर्षीय योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से अगले साल के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा गया है। लगातार मीटिंग करने के बाद हमारे को लग रहा है कि अगले वर्ष के लिए अभी से ही एक डिटेल प्लान को तैयार किया जाए, और आज CAQM के साथ हमने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो अगले साल का अपना एक पूरा प्लानिंग तैयार करे, क्योंकि ये ध्यान में आया था कि दिल्ली में, जैसा कि CPCB वालों ने भी बताया है कि इंडस्ट्री में इक्विपमेंट लगाने की बात है, उसके साथ जो हमारे डस्ट का जो सबसे बड़ा कारण है कि जगह जगह सड़कों पे जो गड्ढे रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की बात करी है। दिल्ली के ग्रीनिंग स्पेस एरिया को बढ़ाने की बात करी है। सबसे ज़्यादा जो बात करी है कि दिल्ली में 61 ऐसे ट्रैफिक हॉट स्पॉट की पहचान करी है, जिनको अगर ठीक से मैनेज किया जाए, वहाँ के एनक्रोचमेंट को, पार्किंग को, ROB को अगर करे तो इन 61 पार्किंग स्टेशंस को आगे क्लियर करके, ताकि वहाँ पर हमारे व्हीकल का, और सबसे बड़ी बात है CAQM एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना रहा है जो व्हीकल पॉल्यूशन के बारे में और विचार करने का काम करेगा। बाद में फिर CAQM उस एक्सपर्ट कमेटी के आधार पे उन पे समीक्षा करेगा। तो हमने कहा है कि इसका 1 साल का, अगले 2026 का 1 जनवरी से प्लान बनाया जाए। हम दिसंबर में ही दिल्ली सरकार के साथ अपने अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा और प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को आगे लेके जाएंगे। उसी के साथ ही दिल्ली से जुड़े हुए हमारे गाजियाबाद और नोएडा, इनके साथ भी हम 1 दिसंबर के अंदर ही उनके 1 ईयर प्लान के लिए बैठने वाले हैं। और फिर फरीदाबाद और गुड़गांव, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में जो बनवाड़ी का एरिया, जो लीगेसी वेस्ट है, उसके डिस्पोजल की बात, उसके टेंडर वगैरह की प्रक्रिया शुरू हुई है। दिल्ली का भी जो वेस्ट है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट काम कर रहा है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के एक बार अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर माननीय मनोहर लाल जी के साथ भी हम बैठने वाले हैं। और पराली में अगर आप देखेंगे तो 2018 की तुलना में 90% की कमी आई है।
सरकार के द्वारा जो CRM मशीनें दी गई है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा विषय पराली के संबंध में आया है। तो पराली का ये जो विषय है, इस विषय को लेने के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि एक मीटिंग हम चंडीगढ़ में आयोजित करेंगे, जहां पर हरियाणा और पंजाब की सरकारों को बुला करके हम पराली के विषय के प्रबंधन की भी 1 वर्षीय योजना काम करेंगे। हमारा ये मानना है कि पिछले ली गई 6 मीटिंगों के परिणाम आपको CAQM चेयरमैन और बाकी लोगों ने बताया है, और अब आने वाले 1 वर्ष की योजना पर हम नीचे जाकर के काम करेंगे। हम चाहते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, विधायक, जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, उसके साथ हम एक मूवमेंट को शुरू करेंगे, और इसलिए नौजवानों को भी इसमें हमारी इको वॉरियर क्लब के माध्यम से एक ग्रीनिंग के काम पे भी, जो प्रधानमंत्री जी का एक विषय रहता है, एक पेड़ मां के नाम, और जो मिशन लाइफ है, मतलब मिशन लाइफ का कंपोनेंट ही ये है कि हम एक सिटीजन फ्रेंडली माहौल को बना करके इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत। संसद में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गर्मा गया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि चौधरी ने सांसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। त्रिवेदी ने कहा कि चौधरी ने पहले अपनी कार में एक कुत्ते को लाया और फिर नाटकीय ढंग से उसके लिए हमदर्दी दिखाई। इसके बाद पत्रकार से सवाल पर उन्होंने कुत्ते के संदर्भ में संसद और सांसदों के लिए टिप्पणी की। त्रिवेदी का कहना है कि इसका मतलब स्पष्ट है, देश के सभी सांसदों को काटने वाला कहा जा रहा है। त्रिवेदी का कहना है कि इसका मतलब स्पष्ट है, देश के सभी सांसदों को काटने वाला कहा जा रहा है। उन्होंने इसे एक सुविचारित और योजनाबद्ध अभियान करार दिया, जिसका उद्देश्य संसद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। दूसरा विषय, कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना, तो श्वान समझते ना डॉग लवर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लव जागृत हो रहा है, लवरई आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले पूर्व राष्ट्रपति महोदय के समय में उनकी मिमिक्री संसद भवन की सीढ़ियों पर होना, उसके बाद उसकी फोटो राहुल गांधी जी के द्वारा खींचा जाना, उससे पहले याद करिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाकर वर्चुअली गिर जाना, पिछले लोकसभा की बात कर रहा हूं, और उसके बाद अपनी सीट पे बैठकर आंखों से इशारे करना, अखियों से गोली मारे टाइप का इशारा करना। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस समय वक्फ बोर्ड का वो हो रहा था वोटिंग, रात में पैजामा और टी शर्ट पहन के राहुल गांधी जी आए। अरे भाई, हम सब लोग 2:30-3 बजे तक वहां पे थे। फिर संसद भवन के अंदर अपने भाषण के दौरान कभी भगवान शंकर और कभी गुरु नानक देव की फोटो यूं करना। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत की संसद की गरिमा को तार तार करने के इस अभियान में क्यों लगी हुई है कांग्रेस पार्टी? क्या ये आपके अंदर का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनती जा रही है, ये दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अर्बन नक्सल माइंडसेट की तरह पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस को डिमीन करना, यानी समस्त संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को के प्रति अपमान और तिरस्कार करना, जो एक माओवादी एजेंडा होता है, और हिंदू धर्म के प्रति घृणा फैलाना, जो एक मुस्लिम लीगी एजेंडा होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस
अब इस विषय के ऊपर एक सीमा से ज्यादा चली गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हाल ही में सरकार की संचार साथी पहल पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इसे देश में जासूसी तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने हर स्मार्टफोन और सेल फोन निर्माता तथा आदायक्तों को निर्देश दिया है कि वे संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से अपने सभी डिवाइस में इंस्टॉल करें। मौजूदा फोन में भी यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से डाला जाएगा। ऐप को ना तो हटाया जा सकता है और ना ही इनमें कोई बदलाव किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सरकार अब किसी भी स्मार्टफोन उपयोगकर्ता की लोकेशन ट्रैक कर सकती है, उनकी बातचीत सुन सकती है, खरीदी गई वस्तुओं का रिकॉर्ड देख सकती है और फोटो तक का एक्सेस प्राप्त कर सकती है। संचार साथी ऐप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अब एक सर्विलेंस स्टेट या एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। सरकार ने ये कहा है हर सेलफोन मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को कि संचार साथी ऐप को कंपल्सरीली अनिवार्य तौर से अपलोड करना पड़ेगा हर स्मार्टफोन और सेलफोन में। ये भी सरकार ने हिदायत दी है कि जब जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से संचार साथी ऐप को अपलोड किया जाए। और आदेश का तीसरा हिस्सा ये है कि संचार साथी ऐप को न अमेंड किया जा सकता न डिलीट किया जा सकता। इसका क्या इम्पैक्ट है हर सेलफोन यूजर पर? अब सरकार हर सेलफोन यूजर, स्मार्टफोन यूजर की लोकेशन को ट्रैक कर सकती है, यानी पूरे दिन में आप कहां गए, किससे मिले, सरकार को मालूम होगा। अब सरकार पॉसिबली आपकी सारी कन्वर्सेशन सुन सकती है, आपने किससे बात की ये सरकार को पता होगा, कितनी देर बात की ये भी पता होगा, किसको एसएमएस भेजा ये भी पता होगा, व्हाट्सएप पर किसको मैसेज लिखा ये भी पता होगा। और अगर आपके फोन के ऊपर यूपीआई, रूपी पे या क्रेडिट कार्ड है तो आपने क्या खरीदा, किस पैसे में खरीदा, वो भी सरकार को पता होगा। आपके जो पासवर्ड या फोटो या पारिवारिक फोटो जो फोन पे स्टोर्ड हैं उनकी एक्सेस भी सरकार को हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर किसी इंटरनेशनल हैकर या फॉरेन एजेंसी ने संचार साथी ऐप को हैक कर लिया तो करोड़ों करोड़ों जो स्मार्टफोन यूजर हैं उनका सबका डेटा लीक हो जाएगा। बगैर अनुमति के ये अनिवार्य ऐप हिंदुस्तान के नागरिकों के सेल फोन पर जबरदस्ती अपलोड कैसे की जा सकती है? कौन से कानून के तहत ये किया जा रहा है? क्या कोई साइबर सिक्योरिटी ऑडिट किया गया? क्या स्टेक होल्डर से कोई चर्चा हुई? जवाब नहीं में है। इसलिए ये मामला आज सदन में मैंने उठाकर सरकार से जवाबदेही देने की बात कही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लैक्स फ्यूल कार का संचालन करते हुए इसकी विशेषताओं और फायदे पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि यह कार पूरी तरह से बायो इथेनॉल पर चलती है जो पेट्रोल के मुकाबले सस्ती और पर्यावरण के लिए बेहतर है। उन्होंने बताया कि बायो इथेनॉल की कीमत 65 रुपये प्रति लीटर है और कार चलने के दौरान 60% बिजली उत्पन्न करती है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि इस पहल से किसानों को आर्थिक लाभ होगा क्योंकि बायो इथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाएगा। यह कदम न केवल ईंधन पर खर्च कम करेगा बल्कि देश में स्वच्छ ऊर्जा और हरित पहल को भी बढ़ावा देगा। ये 100% बायो इथेनॉल पर है। हाँ। और इथेनॉल का रेट 65 रुपीज लीटर है, पेट्रोल का 120 रुपये है। बाद में इसमें चलते चलते ये 60% बिजली तैयार करती है। तो पेट्रोल की तुलना में 1 लीटर में जितना एवरेज मिलता है तो अगर तुलना की जाए तो पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर होता है, यानी इतना सस्ता है। दूसरा, ये किसान इथेनॉल तैयार करते हैं जो ब्रोकन राइस से, मक्के से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, राइस स्ट्रॉ, परली से बनता है और इसका पोल्यूशन 0 है। तो ये ग्रीन फ्यूल है और हम लोग बाहर से फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश के किसानों को इसका फायदा होगा, देश का प्रदूषण समाप्त होगा, इंपोर्ट खत्म होगा और गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, इसमें कहीं पर प्लांट इसका लगाने की भैया इसके अब 550 प्लांट देश में हुए। पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाला जा रहा है और अभी ये 100% इथेनॉल पर 2 व्हीलर बाइक आ गई है, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सबकी।
ताकि 100% पेट्रोल के बजाय इथेनॉल यूज करें। अभी ट्रैक्टर आ रहा है जो इथेनॉल और सीएनजी पे चलेगा, उसका ट्रैक्टर अभी लॉन्च हुआ है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी टोयोटा की इनोवा है, इसको ये तो है ऐसे अभी टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, सुजुकी, हुंडई सबकी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन पे आई है सर। इससे और इंडियन ऑयल ने इथेनॉल के 400 पंप खोले भी हैं। पर केवल इथेनॉल क्या हुआ कि इथेनॉल अवेलेबल कराना, उसमें इथेनॉल में जब 20% से ज्यादा अगर इथेनॉल का यूज होता है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी है। अभी हमने प्रार्थना की है वित्त मंत्री से कि जो 20% तक जीएसटी वही कायम रहेगा, तो ये पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का यूज होगा और प्रदूषण में एकदम कमी आएगी और पेट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। इससे रेट में भी कुछ सर दिल्ली में कहाँ है 400 पंप इंडियन ऑयल ने सर, इसमें रेट में भी कुछ ऐसी कमी रहेगी या क्या? जो सर प्राइसेस हैं पेट्रोल की या बाकी चीजों में भी फर्क रहेगा माइलेज पेट्रोल की तुलना में? जब ये 25 रुपए लीटर का पेट्रोल हुआ, इतना लोग यही लेंगे फिर, और क्यों इंपोर्ट होगा पेट्रोल? फॉसिल फ्यूल पोल्यूशन की होगा जो तकलीफ आप सहन कर रहे हैं। इसी के लिए ये किसानों को फायदा देगा, गांव को फायदा देगा। थैंक यू सर। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।